जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, बहुत ही दमदार, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हां दोस्तों, आर्मी जीडी में यह पालमपुर एएमबी में पूछा गया था। पालमपुर हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो देखेंगे हम लोग सारा ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ, इस सेशन में बहुत ही खास बात यह है कि सारा क्वेश्चन को अलग से पीडीएफ रूप में बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही साफ ढंग से आपको दिखने वाला है। यानी कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन इसी क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से, बहुत ही साफ ढंग से अलग पीडीएफ रूप में बना करके आपके लिए लाए हैं, ताकि आपकी तैयारी कहीं बाधित ना हो, आपको कहीं परेशानी नहीं हो। यानी कि 1 से लेकर 50 तक सारा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। और देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वह ओरिजिनल क्वेश्चन को, तो ओरिजिनल क्वेश्चन का पीडीएफ देखिएगा किस तरीका से बनाया हुआ है। जहां दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इस तरीका से बना दिया गया है, ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं हो, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। आज का जो पहला सेशन है, यानी सेक्शन ए का जो है वह सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा, जो कि 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न होगा। तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वह कहा गया है कि खाली जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, धनबाद, बोकारो, देवगढ़ या रांची। सही उत्तर आपको लगाना है, क्योंकि यह आपको पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पूछी गई प्रश्न है। आपको कोई दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको सारा क्वेश्चन आपको दिखला दिए हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको लगाते चलना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनबाद। धनबाद को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा, बस देखते चलिए। कहा जाता है बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो बस्तर जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पहले यानी कि 2000 ईस्वी से पहले यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब जो है यह छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। आपके एग्जाम में इसी तरीका का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसी तरीका का तैयारी कर करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जाता है जीएसटी का परिपूर्ण फॉर्म क्या है? ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होता है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की चौथी नंबर प्रश्न, बस देखते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देखिएगा, कहा जाता है माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? ठीक है, माराडोना एक व्यक्ति है जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वह कौन से देश के हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना का यह खिलाड़ी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 5वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि मिखाइल कलाशनिकोव, ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की। आपको इसी तरीका के तैयारी करके एग्जाम देने जाना है कि मशहूर खोजकर्ता है, यानी कि जो मिखाइल कलाशनिकोव जो है वह किस चीज का खोज किए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि AK-47, AK-47 राइफल का जो खोज किया वह मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी 6ठी नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, परिक्रमण करने का मतलब हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगा तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन होगा, लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमेगा यानी घूर्णन करेगा उसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, आज की 7वीं नंबर प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। देखिएगा, कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क खालिस्तान राज्य में स्थित है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है कहां स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए केवला जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 8वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है कि निम्न में से किस प्रथम अरब देश ने गैर नागरिकों के लिए अस्थायी निवास बनाने के लिए प्रस्ताव लाया। ठीक है, तो देखिएगा, गैर नागरिकों के लिए अस्थायी निवास लाने का जो सबसे पहला प्रस्ताव लाया था वह कौन सा देश था, तो वह था ऑप्शन सी कतर देश। ठीक है, कतर जो है तेल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो कतर देश ही है जो कि गैर नागरिकों के अस्थायी निवास बनाने के लिए प्रस्ताव लाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 9वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बस देखिए आपकी तैयारी यूं ही हो जाएगा। कहता है बीबीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि बीबीसी का फुल फॉर्म आपको बता देना है। तो बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 10वीं नंबर प्रश्न। बस देखते जाइए, आपको यूं ही बनते चला जाएगा। कहा जाता है इसमें कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। सबको पता होगा मेरे भाई, क्या है कि भारत के थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 11 नंबर प्रश्न, यानी आपके लिए वह सारा पैकेज, वह सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मदद होगा। बस हमारे चैनल को इसी तरीका से देखते चलिए, देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान कहां के शासक था। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 12 नंबर प्रश्न, क्या बोला जाता है कि चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है। ठीक है, चंद्रमा पर जाता है जो भी यान, उसको कहा जाता है चंद्रयान, यानी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इस तरीका से बढ़ते रहेगा, यानी ऑप्शन ये इसका भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो फिल्म का जनक है वह कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के विदेश में जाकर के फिल्म एक्टिंग को सीख करके भारत में शुरू किए थे। तो कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे फास्ट खेलेगा वही 13 शतक लगा सकता है। तो कौन है आपका, इसमें से पहला जो है वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल सही है ना। तो वीरेंद्र सहवाग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी यदि आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 15वीं नंबर क्वेश्चन, यानी कि जीके की लास्ट क्वेश्चन है ये। कहा जाता है एशियाई खेलों में हॉकी को खालिस्तान में शामिल किया गया था, यानी कि हॉकी को कब शामिल किया गया, कौन सा खेल में, एशियाई खेल में। आपको पता है तो आप बना दीजिएगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। टोक्यो 1958 ईस्वी में हॉकी को एशियाई खेल में
शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थी सेक्शन ए की प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी का प्रश्न, यानी सेक्शन बी में क्या होने वाला है। तो सेक्शन बी में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में। तो सेक्शन बी जो कहता है वह समान विज्ञान के बारे में पढ़ना है। समान विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 16 से 30 यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहली प्रश्न क्या बोला जा रहा है इसका। तो पहली प्रश्न कहता है कि पावर के माप की इकाई क्या है ना। पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रा को आपको क्या होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, वाट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 17वीं नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही भयानक ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान ढंग का है। बस आपको इसी तरीका का तैयारी करते चलना है। सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। क्या। तो सोडा वाटर बनाने के लिए ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 18वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को क्या बोला जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है ना। प्रदूषण रहित गाड़ियों के लिए ईंधन जो है वह कौन है। पेट्रोल, CNG या डीजल या किरोसिन। तो सही उत्तर क्या होगा। CNG गैस का प्रयोग वैसे किया जाता है किसके लिए। प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। कहता है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहां ध्यान से देखना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है। तो वह सेल है, बैटरिक है। बैटरिक जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सूखा सेल या सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 20वीं नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में बोला गया है कि कपास हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया और रेशम हो गया, यानी कि ये सारे चीज जो है वह किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है वही चीज आपको बताना है। मानव निर्मित फाइबर है या प्राकृतिक फाइबर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, कपास प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जूट, ऊन और रेशम ये सब कैसा है। यह सब प्राकृतिक फाइबर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो है 21 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखने की जरूरत है इस प्रश्न को। गाजर में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो गाजर में कौन सी विटामिन होती है। ऑप्शन बी विटामिन ए जो होता है वह गाजर में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। गाजर जो है आंखों के रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 22वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है खाली सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि है, यानी कि पानी को जो शुद्ध करते हैं वह कौन सी विधि से करते हैं वह आपको बताना है। तो पानी को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन से, यानी कि क्लोरीनेशन विधि द्वारा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहा जाता है पीले फास्फोरस को रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है पीले फास्फोरस को। तो पता होना चाहिए, श्वेत फास्फोरस या पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। यानी कि इसी तरीका का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। आपको तैयारी इसी लेवल की करनी है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह पालमपुर में यानी कि हिमाचल प्रदेश का ही क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। तो देखते रहिए, बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का सेशन। देखिएगा, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम क्या है ना। खेती करने का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम सबसे पहले जुताई करिए, उसके बाद उसमें बुआई कीजिए, फिर सिंचाई कीजिए, फिर खरपतवार को उससे हटाइए और फिर अंत में क्या कर देना है, कटाई कर देना है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो 25 नंबर प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है कि 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी के बारे में पूछता है तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 26 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखने की जरूरत है। इस प्रश्न को कहा जाता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। आपको बताना है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कॉस्मोलॉजी, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखने की जरूरत है। इस प्रश्न को कहते हैं इनमें से नवीनकृत किए जाने वाले संसाधन कौन सा है। अब आपको जानना होगा कि नवीनकृत क्या होता है। तो नवीनकृत का मतलब होता है कि समाप्त न होने वाला ऊर्जा, है ना। तो खनिज है जो कि समाप्त हो जा सकता है, कोयला भी है जो कि समाप्त हो जाएगा, और पेट्रोलियम भी है जो कि समाप्त होने वाला अंग है। लेकिन यदि पानी यदि समाप्त हो जाए तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। यानी कि नवीनकृत किए जाने वाला संसाधन कौन सा होगा, ऑप्शन सी पानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 28 नंबर प्रश्न, कहा जाता है इस प्रश्न में कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र ज्ञात करो, है ना। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी सोडियम जो है कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही करवा चुके हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको ये सारा सेट बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही सेट आपको बार बार प्रैक्टिस करवाते आ रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है गन मेटल खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो गन मेटल किससे बनता है, उसका मिश्रण क्या है, तो उसका मिश्रण क्या होना चाहिए, ऑप्शन ये होना चाहिए, यानी कि कॉपर, टीन और जिंक यानी जस्ता। कॉपर यानी कि तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण है कौन सा, गन मेटल। ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना को चेतना भंडारण करता है। ठीक है, तो देखिएगा सूचना देने के लिए या मस्तिष्क में सूचना देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का जो है सूचना देने का काम करता है या भंडारण करने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन यानी कि अब जो हम लोग आ चुके हैं वह सेक्शन सी में आ चुके हैं। सेक्शन सी का जो प्रश्न है वह किस चीज का होगा, तो वह गणित का होगा। यानी 31 से लेकर के 45 तक हम लोग गणित का प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। यानी कि 15 प्रश्न जो है गणित का होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न क्या बोलता है कि दिए गए पदों का गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, तो गुणनखंड आपको आता होगा क्योंकि आपको बार बार सिखाएं गुणनखंड कैसे निकालना चाहिए। यहां पर क्या कर दो, देखिएगा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है तो इसको भी 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर और क्या कर दो, ए का स्क्वायर। यानी कि यदि दोनों पे स्क्वायर कर दें तो क्या हो गया, दोनों पर स्क्वायर कर दे, ए का स्क्वायर इसको मानेंगे। माइनस उसी तरह से करते हैं 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है इसलिए 3b का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अब यदि आपको फॉर्मूला एक याद होगा तो बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी, यानी ये कितना है, इतना है, और प्लस क्या कर दीजिए, बी कर दीजिए, बी कितना है, इतना है। तो ए प्लस बी और इनटू क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि 4a माइनस 3b। ये इसका सही गुणनखंड हो चुका। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देख लो, 4a प्लस 3b कौन सा है, 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है,
इस तरीका से आपको गुणनखंड निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 32 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखने की जरूरत है। इस प्रश्न को कहा जाता है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। देखिएगा वर्तमान आयु का अनुपात जो है 14:17 है। तो लिख लेते हैं V फॉर विशाल, है ना, और C फॉर शेखर। यहां तक कर लिए। अगला स्टेप क्या करें कि ये दोनों को आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है। वर्तमान आयु जो होता है उसमें x को शामिल कर लिया जाता है, तो इसमें x को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि 6 साल बाद, अब 6 साल बाद जाने के लिए +6 करना होगा, और 6 साल यदि पूर्व रहता तो -6 करते, ठीक है। तो यहाँ पे बाद है तो +6 कर देंगे, और बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है 17:20। तो 17 अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो कर दीजिए 20, ठीक है। इस तरीका से अब इसे सोल्व कर लेना है। देखिएगा सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या शॉर्टकट विधि बताते हैं। देखिए शॉर्टकट विधि क्या है कि ये दोनों का अंतर देख लेना है, यदि अंतर समान आए तो इस तरीका से करना है। जैसे कि 14 है और 17 है, कितना का अंतर है, 14, 15, 16, 17, यानी कि 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। और यहाँ भी देख लो 17 और 3, 20, 3 का ही अंतर है। यदि दोनों तरफ समान रहे तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ट्रिक बताते हैं। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो जितना बाद जितना प्लस करे, यानी कि 6 साल बाद हो या 10 साल बाद हो या 6 साल पूर्व हो, कुछ भी रहे उसको लिख देना है, और बटा में जो अंतर है उसको लिख देना है। इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2 हो गया। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या इस तरीका से भी निकालते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब क्या कहता है कि शेखर की वर्तमान आयु निकालना है। शेखर की वर्तमान आयु कितना था, तो 17x था। यहां पर लिख देते हैं 17, और x का वैल्यू निकाल दिए हैं 2, तो 17 गुना 2 इक्वल टू शेखर की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया, तो शेखर की वर्तमान आयु 34 वर्ष हो गया। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 33 नंबर प्रश्न। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले बार से उसे ढंग से समझाने की कोशिश करें। कहां पर आपकी परेशानी है वह हमें कमेंट से बता सकते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको संख्या पता नहीं है, तो संख्या को मान लीजिए x, और x का कितना निकालना है, 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, बटा 100, और 40% कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, लिख लीजिए 20। अब इसे काटने की काम करते हैं। तो देखो 20 दूना का 40, 2 मरतबे कट गया, और 2 से यहाँ पे काट दो, कितना मरतबे, 50 मरतबे। 50 दूना का 100 होता है। यानी इस तरीका से x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब कहता है कि जो x का वैल्यू आया है उसी संख्या का 25% निकालो। तो 50 का ही क्या निकाल देना है, 25%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देख लो इसे भी काट लो, 50 दूना का 100, यानी कि क्या हो गया, 25/2। तो 25/2 को यदि आप भाग लगाते हो तो कितना आएगा, 12.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 34 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है कि tan 30 डिग्री का मान बताओ। तो यदि आपको मान याद होगा tan cos और sin का, तो आप निकाल लीजिएगा। क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो ये सिर्फ मान पुट करना है, आपको मान याद करके ही एग्जाम देने जाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर प्रश्न मैथ का ही है। क्या बोला जाता है कि 182 रुपया आपके पास है, जिसको इतना अनुपात में बांटना है, तो बताइएगा कि न्यूनतम भाग कौन सा होगा। न्यूनतम यानी कि 1 का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। एक ही न्यूनतम है तो 1 का हिस्सा निकालना है। देख लो कैसे बनाना है।
क्या कर लो, कितना रुपया है तुम्हारे पास, 182 रुपया है, और उसको बांटना है कितने भाग में, इतना भाग में। सबको जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13, कितना भाग में, 13 भाग में बांटना है। ठीक है, तो कर लेना है सिंपल से इसको, क्या भाग लगा लेना है। क्या लगा लेना है, तो भाग लगा लेंगे तो कितना मर्तबे ये कट जाएगा, तो 14 मर्तबे कट जाएगा। कितना मर्तबे कट जाएगा, 14 मर्तबे कट जाएगा। यानी कि 1 का मान हो गया 14, यदि आपको 3 का मान निकालना लग रहता तो 14 तिया 42 हो जाता, 4 का मान निकालना रहता तो 14 चौका 56 हो जाता। इस तरीका, तो हमको निकालना है क्या, न्यूनतम भाग। तो न्यूनतम भाग यानी 1 का मान निकालना है, तो 14 गुना 1 इक्वल टू 14 ही होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 36 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को कहा जाता है x + 3 और x + 5 को गुणनफल क्या होगा, यानी इसे गुना कर देना है। तो सबसे पहले x को ये दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, तो देखो x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। फिर x में 5 से गुना करेंगे, प्लस में है तो प्लस लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला करते हैं, अब इससे करेंगे ये दोनों में, तो x में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x। और आगे क्या होगा, प्लस है तो प्लस लिख लो, और क्या कर लो, 5 गुना 3 इक्वल टू 5 का 15। ठीक है, अब इसे सजा लो, x² है तो x² लिख लो, और प्लस है तो प्लस दे दो। 5 और 3 क्या, 8x हो गया, 8x यहाँ पे लिख लो, और क्या लिख लो, 15 है तो 15 लिख लो। यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। आपके एग्जाम में इसी तरीका का मैथ आएगा, बहुत ही आसान लेवल की मैथ आती है, बस आपको नियमित प्रैक्टिस करते रहना है। और आपके लिए करीब करीब प्रत्येक दिन सेट लेकर के आते हैं, तो हमारे साथ इसी तरीका से जुड़े रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 37 नंबर प्रश्न, कहा जाता है a का मान 5 है और b का मान 6 दिया हुआ है। आपको निकालना है a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। सिंपल सा मान पुट कर दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a का मान है दिया हुआ 5, तो a के जगह पे 5 पुट कर देते हैं, और b के जगह पे 6 पुट कर देते हैं, क्योंकि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 6 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस है तो प्लस लिख लो। फिर क्या कर लो, 5 ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा, इसके जगह पे क्या करना है, माइनस कर देना है। 5 - b का वैल्यू क्या है, 6 है, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 और 6 11 होता है जोड़ने पे, तो जोड़ दो, 11 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और क्या करना है, प्लस, इसे घटाओगे तो -1 हो जाएगा, और -1 का भी कर दो क्या, स्क्वायर ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, 11 का स्क्वायर यदि करोगे कितना होगा, 121 होगा, और प्लस कर दो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 121 + 1 कितना हो गया, 122 हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 38 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को क्या बोला जा रहा है, इस प्रश्न में कहता है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 47 दिनों में कितने केले की जरूरत होगा। देखिएगा यहाँ पर केला जो दिया हुआ है वो वर्क है, और सप्ताह है तो लिख लेते हैं। MDH आपको चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। यदि मैथ बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो मैथ का सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे बारी बारी से देखेंगे ताकि आपको सारा समझ में आ सके। यहाँ MDH पे है तो बैठा लेते हैं, एक सप्ताह में कितना केला खा रहा है। वर्क को नीचे लिखते हैं और M, D और H को ऊपर लिखते हैं। M का मतलब क्या हो गया, मैन यानी किसी का नाम, और D का मतलब दिन का नाम, और डे मतलब दिन का नाम, M, D और H का मतलब घंटा। ठीक है, आवर।
तो यहाँ पर वर्ग क्या है, केला है, केला को लिख लिए नीचे में, बटा W होता है तो W नीचे लिखाता है। यहाँ पर क्या है 47 दिन, और 47 दिन में कितना केला खाएगा, क्या जरूरत पड़ेगा, तो केलों की संख्या निकालना है, 1 से मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या निकालना है, यहाँ पर देखो केलों की क्या निकालना है, केलों की आवश्यकता होगी, यानी केलों की संख्या निकालना है। लेकिन यहाँ पर केला जो है दर्जन में दिया हुआ है, तो दर्जन को कन्वर्ट कर देना है किसमें, संख्या में, यानी एक दर्जन में कितना वस्तु होता है, तो 12 वस्तु होता है, यानी इसे 12 से गुना कर लोगे, संख्या में आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो कि एक सप्ताह है यहाँ पे, और यहाँ पर 47 दिन है, तो सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 7 से गुना कर देंगे। यहाँ तक कर लिए। अब इसे सिंपल सा काट लेते हैं, सचौक 28, 4 मरतबे कट गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 47 गुना 12 गुना 4 कर लोगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है, 2256 किलो की जरूरत होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 39 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कहता है 8 का घन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन में कहीं भी दिख नहीं रहा है 8 का घन। 8 का घन कहने का मतलब हुआ कि 8 गुना 8, ठीक है। 8 को 3 बार गुना कर देना है, कितना आएगा 512। तो 512 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या लगा लेंगे सही उत्तर, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, कहता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। क्या निकालना है आपको, दूरी, और दूरी भी निकालना है किसमें, तो किलोमीटर में। यहाँ दिया हुआ है कि दूरी निकालना है आपको किलोमीटर में, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है, आपको लिख लेना है चाल गुना समय, लिख लिए। अब क्या कर लो इसको कि चाल दिया हुआ है 60, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 60, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये 60 हो गया। और समय जो देखिएगा, समय यहाँ पर दिया हुआ है घंटा और मिनट में, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर ले घंटा और मिनट में। देखो घंटा और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा तो पूरा है ही, और 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भागा कर लेंगे, यानी कि इसे यदि काट लेते हैं तो 30 दूना का 60, 1/2, यानी कि 1 पूर्णांक 1/2। इसे भाग आपको गुना कर लो, तो 2 एकम 2 1 3, यानी क्या हो गया 3/2 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट को घंटा में बदलोगे, क्या आ जाएगा 3/2 घंटा, ठीक है। अब इसे सिंपल सा काट लेना है, 30 दूना का 60, यानी 30 90, यानी कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है। यदि उसे 190 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। हानि प्रतिशत आपको निकाल देना है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि देखो 250 रुपया है में खरीदा और 190 रुपया में बेच रहा है, यानी इसे कितना रुपया का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो 90 और 10 100, यानी कि 60 रुपया का, कितना रुपया का घटा लेना है, कितना रुपया आएगा 60 रुपया आएगा। 60 रुपया का इसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। प्रतिशत रूप में निकालना है, प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, हानि गुना 100 वटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250, यहां पर सिंपल सा लिख लेना है 250, ठीक है।
अब इसे देख लेते हैं, काट कट कर लेना है, 1 0 से 1 0 और 25 चौका 100, यानी यदि गुना कर लो तो 6 चौका कितना आ जाएगा 24%। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में इसी लेवल का मैथ आएगा, तो आपको इसी लेवल की मैथ की तैयारी करना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको बनाते चले जाना है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इसकी आयु का अनुपात ये दिया हुआ है तो सबसे छोटे लड़के की आयु निकालना है। देखो औसत दिया हुआ है, आपको निकालना है कुल योग। कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देंगे, 16 या 48 हो गया इसका कुल योग, 48 क्या हो गया कुल योग हो गया। और कुल योग की संख्या यहाँ अनुपात रूप में क्या दिया हुआ है कि 7 5 12 और 4 12 4 16, 12 4 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका अनुपातिक रूप रहेगा उससे भाग लगा लेना है, कितना मर्तबे कट जाएगा 16 या 48, 3 मर्तबे कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। आपको क्या निकालना है, छोटे लड़के की आयु। आपको देखिए यदि छोटा को निकालना है तो छोटा वाला को चुनेंगे, कितना है 4 दिया हुआ है, सिंपल सा गुना कर दो, 4 तिहाई का 12 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपको बड़ा का निकालना रहता तो बड़ा से गुना करते, 7 21 वर्ष हो जाता। यदि आपको बीच वाला को निकालना रहता तो 5 तिहाई 15 हो जाता, लेकिन यहाँ पर निकालना है छोटा वाला को, तो 4 तिहाई क्या हो गया 12 वर्ष हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 43 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है, क्या बोला जाता है इस प्रश्न में कि 56 रुपये प्रति केजी के चाय को 82 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपया हो जाए, ठीक है। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सिंपल सा लिखते जाना है कि एक चाय जो है 56 रुपये है और एक चाय जो है 82 रुपये है, और इसे मिला करके कैसे बेचा जा रहा है 67 रुपये। तो कैसे अनुपात में मिलाया गया, तो सिंपल सा इस तरीका से बना लेना है, और इसमें से इसको घटा करके यहाँ और इसको घटा करके यहाँ लिखा जाता है, यानी 82 माइनस 67 करते हैं तो कितना आएगा, 82 में से 67 गया इक्वल टू 15 आएगा, और क्या कर लो 67 माइनस 56 कर लो, कितना आएगा 11 आएगा। बड़ा में से छोटा घटा लेना है, यहाँ से यहाँ घटा के यहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ घटा करके यहाँ लिखना है। अब ये अनुपात हो गया, यदि यह कटता है तो इसे काट लेना है, नहीं कटता है तो यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 44 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, कहा जाता है यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सके तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीका का ही एग्जाम में आने वाला है, तो क्या कर ले, एमडीएस से ही है, इसको भी एमडीएस से ही बना लेते हैं। एम का वैल्यू दिया हुआ है 9 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 16, लिख लिए। यहाँ पर देख लो एम डी का वैल्यू दिया हुआ है 24 और एम का वैल्यू आपको निकाल देना है। सिंपल सा इस तरीका से कर लेंगे और काट लेंगे। काट लो, 8 दूना का 16 और 8 तिहाई का 24 और 3 तिहाई का 9, यानी यदि इसे गुना करते हो तो 3 गुना 2 3 दूना का 6। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। आपका बहुत हार्ड लेवल की क्वेश्चन नहीं होती है, देखिए कितना शॉर्ट में बन रहा है सारा क्वेश्चन, तो आपको इसी लेवल की तैयारी करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 45 नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि 10,000 रुपया 6 वर्ष प्रतिशत वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, PRT बटा 100। तो P का वैल्यू दिए हुए 10,000 लिख लेना है यहाँ पे 10,000, और क्या करना है, R का वैल्यू दिया हुआ है 6% लिख लेना है 6%, और T का वैल्यू दिया हुआ है 9 माह लिख लेना है 9 माह। अब देखिएगा यहाँ पे साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज का कैसे दर है, तो वार्षिक दर है, यानी कि 9 माह को वर्ष में बदलना होगा। तो 9 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से गुना कर लेंगे और यहाँ पे
बटा क्या कर लेते हैं, PRT बटा 100 होता है तो बटा 100 कर लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लो। अब क्या बच गया, 6 दूना का 12 बच गया, तो 2 मरतबे यहाँ कट गया। और इसे यदि काटते हो तो क्या कट जाएगा, 50 दूना का 100 कट जाएगा, 50 मरतबे यहाँ, है ना। यानी कि 50 गुना 9, 9 पचे 45, और 45 पर कितना जीरो, 1 जीरो। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है। कितना आसान से सारा मैथ बन रहा है। यदि आपको मैथ पर पढ़ने में कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करें, आपके लिए फिर से एक बार क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यदि आपको मैथ पढ़ाया जाए तो ऑनलाइन आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, यानी कि लाइव क्लास पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सेक्शन डी का प्रश्न रहेगा। यानी सेक्शन डी में जो है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का प्रश्न होंगे। 45 से 50 तक, यानी कि टोटल जो है 46 से 50 तक, यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग का। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जाता है 1, 5, 13, 25 और 41। तो अगला क्या होगा, अगला निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखना सिंपल सा अंतर देखो, यहां से यहां कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा, लिख लो यहाँ पे 4। यहां से यहां देख लो 5 से 13 हो गया, कितना बढ़ा, तो 8, 5, 13, 8 बढ़ गया। इस तरीका से फिर से देख लो 13 से हो गया है 25, कितना बढ़ गया, तो 12 बढ़ गया। अब यहाँ पर फिर से देख लो 25 से हुआ 41, घटा करके देख लेना कितना बढ़ा, तो 16 बढ़ा। अब आगे आपको क्या करना है, बढ़ाना है। आगे कितना बढ़ाओगे, तो देख लो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। अगला कितना स्टेप बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। यानी 41 को 20 बढ़ाना है, 41 को कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। बढ़ा दो, कितना होगा, 61 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज की 47 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि AYS को BAT लिखा जाता है, तो BYS को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कैसे देखना है, देखो A को किया है B, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, लिख लिए। Y को किया है ये, Y के बाद Z, Z के बाद A, कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। फिर देखो S को किया है T, यानी 19 को किया है 20, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। यानी कि हमको भी बढ़ाना है, कैसे, 1 2 1। यानी कि इसको 1 बढ़ाना है तो B को 1 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, C। इसको 2 बढ़ाना है तो Y को 2 बढ़ाएंगे तो YZ A हो जाएगा। और इसको 1 बढ़ाना है, यानी S को 1 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी सही उत्तर क्या होगा, CAT, ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 48 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि अमित ने कहा यह लड़की, कोई लड़की है तो लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है कि यह लड़की मेरी माँ की पोते की भाभी है, तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिएगा ध्यान से, इसको डायग्राम रूप बनाते हैं। अमित ने कहा, ठीक है, ये अमित है और अमित जो है बोल रहा है, क्या बोलता है लड़का, कहता है क्या कि एक लड़की जो है, ये लड़की है, एक लड़की है, इस लड़की के बारे में क्या बोल रहा है कि यह जो लड़की है वह मेरी माँ की, यानी इनका माँ एक पीढ़ी ऊपर होंगे, इनकी माँ है ना, लड़का के माँ की पोते, तो माँ के पोते क्या होगा, इस लड़का के बेटा के बारे में बोल रहा है। यानी लड़का यानी कि अमित के बेटा के बारे में बोल रहा है, इसके बेटा के बारे में बोल रहा है कि माँ के पोते की भाभी। अब पोते की भाभी यानी कि इस लड़का का 2 भाई होगा और एक भाई को शादी हो गया है, यानी कि इस लड़का को शादी हो गया है इससे, है ना, ये लड़का को शादी हो गया है। ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है और ये दोनों क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। ठीक है, पति पत्नी हो गया, तो इनका ये भाभी लगेंगे। चलिए ठीक है, भाभी है, कौन भाभी है, लड़की, यानी कि ये लड़की कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है,
यहाँ पर ये लड़की आ गई यहाँ पे। अब आगे कहता क्या है कि अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। अब देखियो अमित जो है, अमित यहाँ पे है, अमित का ये बेटा है, अमित का एक और बेटा है और इसका क्या बन गया, पुतोह बन गया। यानी कि यहाँ पे अमित और लड़के में क्या संबंध बताता है, दादाजी का, पति का, ससुर का, भाई का। तो सही उत्तर क्या होगा, ससुर का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 49 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा अक्षर ए डी सी जी ई खालिस्तान का क्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो देख लो यहां से क्या कर रहा है, ए के बाद डी आ गया और डी के बाद सी आ जाए। देखिएगा एक यहाँ पे आपको माइंड में फिक्स करके रखना है कि चाहे तो यह बढ़ते क्रम में होना चाहिए था या घटते क्रम में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो ए के बाद डी आया, डी के बाद सी आया, यानी कि कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। ऐसा सिचुएशन आए तो आपको समझना है कि अल्टरनेटिव दिया हुआ है। अल्टरनेटिव का मतलब एक छोड़ करके, यानी यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा निकालना है, ऊपर वाला निकालना है। तो ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, ए के बाद सी हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और सी के बाद ई हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ा, तो 2 ही बढ़ा। ऊपर में देखो डी के बाद जी हो गया, कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा, डी ई एफ जी 3 बढ़ा, और जी के बाद भी क्या बढ़ना चाहिए, यहाँ दोनों 2 बढ़ रहा है तो यहाँ दोनों क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। यानी जी को 3 बढ़ाएंगे तो जी के बाद ई एफ, जी के बाद 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। कौन सा होगा, जे हो जाएगा। ऑप्शन यहां देख लेना है, ऑप्शन को क्या हो गया, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जी को 3 बढ़ा देना है तो जे आंसर आ रहा है, सही आंसर होगा 49 का सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की लास्ट प्रश्न यानी कि 30 नंबर प्रश्न, कहा जाता है श्रृंखला को पूरा करो। 20, 19, 17 खालिस्तान, 10 और 5। यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। वीडियो आपको देखिएगा किस तरीका का लगा हुआ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आगे भी आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आते रहेंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड सारे मटेरियल और सारे सेट पेपर लेकर के आते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो है, कहा जाता है 20 से हुआ 19, कितना घटा, 1 घट गया, और यहां पर देख लो 19 से हुआ 17, कितना घटा, तो 2 घट गया। ठीक है, तो अगला क्या घटेगा, तो अगला देख लो 3 घटेगा, और उसका अगला क्या घटेगा, 4 घटेगा, और उसका अगला क्या घटेगा, 5 घटेगा। देख लो फॉलो कर रहा है, 10 से 5 यानी 5 घट गया, तो यहां पर घटा लो, तो 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 14 होगा। यानी कि यहां पर क्या भराएगा, 14 भराएगा। 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। इस तरीका से सही सीरीज पकड़ा गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ये थी पालमपुर का ओरिजिनल क्वेश्चन, और जिसे सॉल्यूशन कर दिए। आपको कितना सही हुआ आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी तैयारी कैसी है पता चल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।